अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चलिए, लेक्चर 79। आज हम टॉपिक क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है और आधे से ज़्यादा चीज़ें आप स्टडी कर चुके हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको मैंने कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है और आज के लेक्चर में आपके साथ शेयर करना है। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, जैसे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अक्सर आप क्वेश्चन पूछते थे, सर ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दे। तो मैं हमेशा आपको कहता था अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो अब वो टाइम आ गया। आज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट्स भी मटीरियलिटी के हवाले से डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स क्या डिस्कस करेंगे हम? एक मटीरियलिटी की डेफिनेशन, मटीरियलिटी की डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा सर रिकॉर्डिंग के लिए साउंड ठीक है ना? ओके। मटीरियलिटी की डेफिनेशन, मटीरियलिटी क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन, ताकि आईकैप एग्जाम में अगर पूछे तो हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। फिर आपको याद है जब कभी मटीरियलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको याद करवाई थी, हमेशा कहता था एंड पे एक लाइन लाजमी लिखनी है। कौन सी लाइन थी? मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। तो साइज तो हमें पता चल गया, साइज का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिवली। नेचर का मतलब क्या है? क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट यह है कि समटाइम्स स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल हो सकती हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस है वो स्टडी करेंगे आज। यानी इस वाले कंसेप्ट में हम मटेरियलिटी की डेफिनेशन और उसकी क्वांटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वाले कंसेप्ट में हम मटेरियलिटी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस कंसेप्ट में सीखेंगे अमाउंट वाइज मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है। इसमें सीखेंगे नेचर वाइज क्वालिटेटिवली कैसे डिसाइड करते हैं हम कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। फिर रिवीजन इन मटेरियलिटी, जो नाम से जाहिर है कि मटेरियलिटी एक दफ़ा डिसाइड हो जाए, डिटरमिन हो जाए, क्या रिवाइज हो सकती है? जब बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, किन सर्कमस्टांसेस में रिवाइज होगी, यहाँ डिस्कस है। और अगर मटेरियलिटी रिवाइज होगी तो हमारे ऑडिट पे इसका कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्या इफेक्ट होगा वो डिस्कस करेंगे हम रिवीजन इन मटेरियलिटी में। और फिर लास्ट में आपका फेवरेट टॉपिक क्या? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसको कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे कि जब ओवरऑल मटेरियलिटी दुनिया में मौजूद थी तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की क्या जरूरत पेश आई। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिसाइड होती है भाई? ओवरऑल मटेरियलिटी तो हमने सीख लिया, क्वांटिटेटिवली कैसे डिसाइड होगी, क्वालिटेटिवली कैसे डिसाइड होगी, ये ओवरऑल मटेरियलिटी। लेकिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है ये भी तो सीखना है। तो ये हम लास्ट कंसेप्ट में सीखेंगे। तो अगर आप देखें तो आज की सारी डिस्कशन हमारी मटेरियलिटी के गिर्द ही घूम रही है। और इन शॉर्ट आपसे अगर पूछा जाए कि मटेरियलिटी का मतलब क्या है, तो आपको पता है कि वो इंफॉर्मेशन जिससे यूजर का डिसीजन इफेक्ट हो जाए। और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन मटेरियल हो, हमने क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। मटेरियल या परवेसिव हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मटेरियलिटी में कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। और डेफिनेशन के ऊपर फोकस करना है आपने, क्योंकि इसी से कंसेप्ट निकलेंगे। यहाँ पे बेसिकली मटेरियलिटी के टॉपिक में एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट लिंक्ड है। डेफिनेशन ध्यान से कहता है मटेरियलिटी क्या है? आइटम्स आर, यहां पे लफ्ज आइटम से क्या मुराद है भला? मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, ये चूंकि डेफिनेशन उसने काउंटिंग से निकाल लिया है। आपने काउंटिंग में भी मटेरियलिटी की डेफिनेशन या कंसेप्ट शायद पढ़ा होगा, तो इसलिए उसने वर्ड यहाँ पे आइटम्स का यूज किया है। वरना हमारे ऑडिट में आइटम से मुराद क्या है? मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन। कहता है हम हर उस मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन को मटेरियल कंसीडर करेंगे। मटेरियल मींस अहम कंसीडर करें इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। बहुत है, अगर इंडिविजुअली या इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of user।
अगर वो यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट करे हम उसे मटेरियल समझें। हर उस चीज को हम मटेरियल समझेंगे जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे, इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। अच्छा, टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे यूजर जो डिसीजन लेता है। अगर अच्छा, यूजर सबसे अहम यूजर कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे क्या डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। अगर किसी चीज को देख के उनका डिसीजन चेंज हो जाए, पहले उन्होंने फैसला किया था इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के नहीं नहीं अब नहीं करनी, तो जिस चीज को भी देख के उनका ये डिसीजन चेंज हुआ, जिस चीज को भी देख के हम क्या कहेंगे उससे, ये मटेरियल है। कुछ आइटम सिर्फ मटेरियल होती हैं, कुछ मटेरियल से एक स्टेप आगे बढ़ के परवेसिव भी हो जाती है, लेकिन परवेसिव भी मटेरियल ही होती हैं, ये बात हमें पता है ना। परवेसिव भी मटेरियल ही होती है, मटेरियल पहले बनती है तो फिर बाद में बड़ी होकर परवेसिव बनती है ना। फिर कहते हैं एंड में मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज। अच्छा, आप नोट कीजिए इस डेफिनेशन में उसने हमें कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ, उसने हमें रूल दिया है, रूल, असूल, कि जिस इंफॉर्मेशन को भी देख के डिसीजन चेंज हो जाएगा वो मटेरियल है। इसका मतलब है ज्यादातर शेयर होल्डर का डिसीजन तो प्रॉफिट को देख के चेंज होगा, ज्यादातर तो प्रॉफिट को देख के फैसले चेंज होते हैं ना। प्रॉफिट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट कम है इन्वेस्टमेंट ना करो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉफिट के अलावा भी कुछ चीजों को देख के डिसीजन चेंज हो जाता है। जैसे अगर एक कंपनी का प्रॉफिट तो है, हमने फैसला किया था अगर इसका 1 लाख प्रॉफिट आया तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर 1 लाख से कम हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। प्रॉफिट आया 70,000, इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट आया 99,999 कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये से फर्क नहीं पड़ता, 30,000 से फर्क पड़ता है। इसका मतलब है 30,000 मटीरियल है, 1 रुपया इमटीरियल। तो एक तो हमें मटीरियलिटी को डिसाइड करने के लिए एक बाउंड्री लाइन, एक लिमिट डिसाइड कर लेनी चाहिए, थ्रेशहोल्ड, कि इस अमाउंट से ज्यादा की चीजें मटीरियल होंगी, इससे कम की इमटीरियल। ठीक है, तो वो फार्मूला हमारे पास है, अभी शेयर करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉफिट, जैसे हमने देखा प्रॉफिट 1 लाख था, असूल के मुताबिक हमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। जैसे प्रॉफिट देखा 1,05,000 था प्रॉफिट, लेकिन साथ में था कि कोई इलीगल एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, स्मगलिंग की गई है, उससे रेवेन्यू आया, अगवा बनाया था, किडनैप किया था, वहां से भी रेवेन्यू आया 40,000। अगर इलीगल एक्टिविटीज भी आई हुई हैं, उसमें फ्रॉड है बाय सीएफओ, आप क्या इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका प्रॉफिट तो है लेकिन वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ अमाउंट्स नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी हमारे डिसीजन को, यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करती है। पहला मैसेज आपको वो यही देना चाह रहा है जब वो कहता है ना कि मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब यही है कि मटीरियल के यूजर्स का डिसीजन, देखिए डेफिनेशन में क्या बताया, हर वो चीज मटीरियल है जिससे यूजर का डिसीजन चेंज होगा। फिर नीचे क्या बता रहा है, यूजर्स का डिसीजन अमाउंट्स को देख के भी चेंज हो जाता है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी देख के चेंज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, इसमें इस डेफिनेशन में सबसे अहम जो अल्फाज है ना, वो है एक इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, और दूसरा साइज एंड नेचर। इंडिविजुअली और एग्रीगेट का मतलब आपको पता है? आइटम के एक ही आइटम हो बड़ी, अगर 5% ऑफ प्रॉफिट मटीरियलिटी का रूल है तो एक अकेली आइटम अगर 6% को रिप्रेजेंट कर रही है वो मटीरियल है, और अगर एक 4% है, एक 3%, एग्रीगेट। यानी डेफिनेशन में उसने इंडिविजुअल को भी मटेरियल में डाला है और इंडिविजुअली इमटेरियल, लेकिन एग्रीगेट मटेरियल हो जाए तो वो भी मटेरियल समझा जाते हैं। डेफिनेशन में एग्रीगेट का लफ्ज यूज करने का मकसद ही यही था। और फिर दूसरा हमें बता रहा है कि बाज़ का नेचर ऑफ द ट्रांस, इसका मतलब है हमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी हैं दुनिया में जो बाय नेचर मटीरियल, बाय अमाउंट देखेंगे ना, बाय अमाउंट, बाय साइज तो वो स्मॉल होंगी, वेरी स्मॉल होंगी, लेकिन नेचर उनकी देखें तो बहुत क्रिटिकल है, वो भी मटीरियल है।
ये जो साइज वाला कंसेप्ट है ये डिस्कस हुआ है हमारे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, और जो नेचर वाला कंसेप्ट है वो डिस्कस हुआ है इस वाले क्वालिटेटिव में। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन हमने पढ़ ली। डेफिनेशन से हमें यह पता चल गया कि एक है मटेरियलिटी डिटरमिन करने का क्वांटिटेटिव रूल, एक है क्वालिटेटिव रूल। इस पे सारे साथ हैं, यहां तक बात समझ आ रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन की जाती है, हाउ मटेरियलिटी इज डिटरमिन्ड। अब हमें पता है चूंकि दो तरह से है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी, दोनों को पढ़ेंगे। पहले क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी कैसे पता चलाते हैं हम क्वांटिटेटिवली कि कोई आइटम मटेरियल है कि इमटेरियल, कैसे पता चल? बहुत आसान, ये फार्मूला है। मटेरियलिटी किसी ना किसी बेंचमार्क को किसी ना किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मटेरियलिटी आ जाती। क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? किसी ना किसी बेंचमार्क को किसी ना किसी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा बेंचमार्क जो यूज होता है वो है प्रॉफिट, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज यूज होती है वो है 5%। लेकिन याद रखिए कि ये बेंचमार्क या परसेंटेज चेंज भी हो सकती हैं। जैसे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में पाकिस्तान में चल रही हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। लेकिन कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके स्टेक होल्डर होंगे, जो उसके यूजर्स होंगे, किसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे? प्रॉफिट के ऊपर। इसका मतलब है प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में बेंचमार्क क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फोकस किसके ऊपर कर? प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, प्रॉफिट के ऊपर नहीं, रेवेन्यू के ऊपर, एसेट्स के ऊपर। आप आईकैप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, ऑडिट करने के लिए जाएं तो आईकैप आपको देखे सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हम, और देखें प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर। आप कहेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ना होने के बराबर ही होता है। हम तो ये कि आपका रेवेन्यू कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके एसेट्स कितने हैं। आप हमें कहते हैं कि प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट से इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आप इतनी फीसेस बढ़ाते हैं, और फिर वो सारे का सारा खर्चा कर देते हैं मेंबर्स के ऊपर। इनकी मीटिंग बुला के इनको आप मटन खिलाते हैं, हलवे खिलाते हैं, सारे एक्सपेंस, तो जाहिर है प्रॉफिट तो थोड़ा सा ही होगा ना। इसका ये मतलब है कि आईकैप जो है सारा सोशल एक्टिविटीज कर रहा है। अब बताइए अगर आप आईकैप को ऑडिट करने के लिए जाएं, क्या प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाएंगे? याद रखिएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या तो प्रॉफिट होता ही नहीं या बड़ा नॉमिनल सा होता है। इसीलिए ऐसी कंपनीज का ऑडिट करने के लिए जाएं तो हमारा एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या होगा? रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल एसेट्स या इक्विटी। अच्छा ये बताइए, अगर बेंचमार्क प्रॉफिट है तो सूटेबल परसेंटेज क्या है? 5%। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर बेंचमार्क चेंज हो जाए, रेवेन्यू हो जाए या एसेट्स हो जाए या एक्सपेंसेस, तो फिर 1% नहीं, तो फिर 5% नहीं, 1%। क्योंकि टोटल एसेट्स या टोटल रेवेन्यू हायर फिगर है प्रॉफिट की निस्बत, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए ना, रीजनेबल करने के लिए अगर बेंचमार्क हाई है तो परसेंटेज लो हो जानी चाहिए। तो मुझे बताइए अभी तक की डिस्कशन के बाद सबसे ज्यादा जो दुनिया में मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के क्वांटिटेटिवली जो बेसिस यूज की जाती है वो क्या होती है? प्रॉफिट इनटू 5%, यानी बेंचमार्क को मल्टीप्लाई करते हैं सूटेबल परसेंटेज के साथ। लेकिन क्या दुनिया में यही बेंचमार्क और यही परसेंटेज यूज होती हैं? नहीं, ये केस टू केस वेरी करती है। जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में यही बेंचमार्क यूज होंगे। लेकिन आगे चलें, फर्ज कीजिए अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट नहीं लॉस है, तो क्या आप नेगेटिव मटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे? नहीं। फिर मटेरियलिटी की बेसिस क्या होंगी?
प्रॉफिट की बजाय एसेट्स बन जाएगी, एसेट्स बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर रेवेन्यू या एसेट्स जो भी दिया हुआ है उसका 1%, प्रॉफिट की फिगर नहीं लेनी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट की फिगर नहीं लेनी। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जो हैं तो प्रॉफिट ओरिएंटेड, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस प्रॉफिट से नहीं जज की जाती, किसी और चीज़ से। अगर कभी आपका कोई बैंकर जानने वाला हो ना, तो वो अक्सर 30 जून के करीब या 31 दिसंबर के करीब फ़ोन करके कहते हैं, अगर आपने अकाउंट खुलवाया हो ना ऑलरेडी, तो आपसे कहते हैं सर कोई 1,00,000 2,00,000 कहीं से जुगाड़ करा के ना बस ये 3-4 दिन के लिए डिपॉजिट करवा दे, जब हमारा ईयर एंड हो जाएगा क्लोज, उसके बाद चाहे वापस निकलवा लीजिएगा, ताकि हमारे रिजर्व्स, हमारे एसेट्स हायर शो हो। ठीक है। तो बैंक्स की परफॉर्मेंस असल में टोटल एसेट्स पे डिपेंड कर रही होती है। इसलिए बैंक हालांकि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं, लेकिन जब बैंक्स का, म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट करने के लिए जाएंगे ना, म्यूचुअल फंड भी बैंक की तरह ही समझे, जब इनका ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो एप्रोप्रिएट बेंचमार्क क्या है? टोटल एसेट्स। क्लियर हुई ये बात? अब कुछ और भी बेसिस उसने लिस्ट बना के दी हुई है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आपने परसेंटेज कौन सी यूज करनी है? 5%। टोटल रेवेन्यू बेंचमार्क बनाते हैं तो 1%। टोटल एसेट्स और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 1%। ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नॉर्मली बैंक्स के केस में हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल एसेट्स को हम यूज करते हैं नॉर्मली बैंक्स या म्यूचुअल फंड के केस में, या उन एंटिटीज के केसेस में जिनका ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो। अब ये आपको समझ आ गया। मेन कंसेप्ट आपको क्या समझाया कि क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी डिटरमिन करनी है ना, तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मटेरियलिटी इनटू बेंचमार्क इनटू परसेंट। अब ये फार्मूला कुछ सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकता है। वो सर्कमस्टेंसेस कौन सी हो सकती है? जब हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो, जब हमारा क्लाइंट ऐसा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई बैंक्स वगैरह या म्यूचुअल फंड्स का केस हो वो। लेकिन ये तो होगी थ्योरेटिकली बात। अब एग्जाम में केस स्टडी में इस कंसेप्ट को कैसे टेस्ट करेगा ये सुन लीजिए। केस स्टडी में उसने अक्सर प्रॉफिट के साथ कोई ना कोई टोटल एसेट्स दिए होते हैं। किस लिए टोटल एसेट्स किस लिए देता है? ताकि आप गलती से टोटल एसेट्स को बेंचमार्क बना लें। अगर प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों हैं, केस स्टडी में मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट का 5%, और अगर सिर्फ प्रॉफिट है उसका 5%, अगर सिर्फ टोटल एसेट्स है फिर 1% ऑफ टोटल एसेट्स, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं ना। ये कंसेप्ट अब आपको सिखा रहा है, इसने एक्सप्लेन किया आपको कि अगर टोटल एसेट्स को बेंचमार्क बनाते हैं, स्टैंडर्ड ने हमें इजाजत दी है। ये अब वो इजाजत हमारे सामने आई कि अगर क्लाइंट आपका लॉस मेकिंग हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उस सूरत में टोटल एसेट्स को बेंचमार्क बना सकते हैं, लेकिन परसेंटेज कौन सी यूज करनी पड़ेगी? 1%। तो अब मुझे बताइए, अगर आपको समझ आ गया कंसेप्ट, एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर ओके हो गया तो आगे चलेंगे, कि आप इस काबिल हैं कि किसी भी कंपनी का मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर सके? तो बताइए, आप एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ, मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5% ऑफ प्रॉफिट। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ, एसेट्स का या रेवेन्यू का 1%। शाबाश। अच्छा, एक हॉस्पिटल का ऑडिट करने के लिए गए, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट सरप्लस है, लेकिन प्रॉफिट होने के बावजूद उसको बेंचमार्क नहीं बनाना, क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें एसेट्स का 1% या रेवेन्यू का 1% यूज कर लेंगे। क्लियर? किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए गए जिसका प्रॉफिट अच्छा खासा है और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, उसमें भी ना प्रॉफिट का 5% बेहतर बेंचमार्क बैंक के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में नहीं समझा जाता। उसके केस में रिजर्व्स का, इक्विटी का लें, रिजर्व की बजाय वर्ड इक्विटी का लें, ये ज्यादा बेहतर है, या टोटल एसेट्स का 1%। क्लियर? तो अब क्या आप इस काबिल हो गए कि किसी भी कंपनी का क्वांटिटेटिवली मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर सके? अच्छा, यहां पे रुके, मुझे एक बात बताइए, अभी तक के जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा, इसमें कौन सी नई बात थी? कोई ना कोई, सारी पहले मुख्तलिफ जगह पे पढ़ी हुई है,
सिर्फ वो इकट्ठी हो रही। यही फायदा होता है। पहले आपको याद होगा बहुत से कंसेप्ट हम एडवांस में डिस्कस कर लेते थे, अब ये एंड पे आके हमें उन कंसेप्ट का फायदा होगा कि वो अनऑफिशियली हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं, अब सिर्फ इकट्ठे होके एक तरह से रिवीजन हो रही है और आपके सामने ला रहा हूं। हाँ, कुछ चीजें नहीं भी आएंगी, ये नहीं कि हर चीज पुरानी, कुछ चीजें नहीं, लेकिन वो थोड़ी होंगी। आगे चलते हैं क्वालिटेटिवली। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मिस स्टेटमेंट की अमाउंट स्मॉल है, लेकिन स्टिल उसकी नेचर की वजह से शेयर होल्डर अपना डिसीजन चेंज कर ले, हम कहते हैं वो मटेरियल है, मटेरियल है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल्स को गौर से पढ़ लें, समझ लें और याद कर लें, क्योंकि ये केस स्टडी में एग्जाम्पल यूज करेगा। केस स्टडी में एग्जाम्पल आपको अमाउंट कैलकुलेट करवा के देगा कि ये इमटेरियल है, लेकिन साथ कोई ना कोई नेचर की इंफॉर्मेशन दे देगा, जिससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा कि ये क्वालिटेटिवली मटेरियल है। इसलिए एग्जाम में किसी भी केस स्टडी में अगर इमटेरियल अमाउंट आ जाए ना, मिस स्टेटमेंट इमटेरियल आ जाए, तो आपने फैक्ट ऑन रिपोर्ट देने से पहले एक दफा दोबारा पढ़ लेना है कि कोई नेचर की इंफॉर्मेशन तो नहीं उसने दी हुई। अगर नेचर, जैसे एक दफा केस स्टडी में उसने कहा कि मटेरियलिटी लेवल 1 लाख है, मिस स्टेटमेंट 25,000 की है, लेकिन अगर इस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करते हैं तो बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया, उसकी वायलेशन हो जाएगी। अब ये बैंक के साथ एग्रीमेंट किया, इसकी वायलेशन हो जाएगी। ये हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा था जो कि क्वालिटेटिवली अहम थी। तो आपने जब कभी अमाउंट वाइज इमटेरियल हो मिस स्टेटमेंट, एक दफा दोबारा इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना केस स्टडी की कि कहीं कोई इसमें क्वालिटेटिवली अहम। अब क्वालिटेटिवली क्या चीजें हो सकती हैं जो क्वालिटेटिवली मटेरियल हो? सुन लें, फ्रॉड। फ्रॉड कहीं पे उसने हमें बता दिया तो वो चाहे स्मॉल अमाउंट का क्यों ना हो, मटेरियल कंसिडर किया जाता है। अगर आपको पता चले कैशियर ने 250 रुपए का फ्रॉड किया है तो इमटेरियल नहीं, मटेरियल कंसिडर। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि रिसर्च ये बताती है कि जो बंदा फ्रॉड करता है ना, वो एक फ्रॉड कभी नहीं करता, वो बजाय ये कि एक बड़ा अमाउंट का एक फ्रॉड करने के बजाय वो छोटी छोटी अमाउंट के बहुत से फ्रॉड करता है। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इसी चीज का नाम है। इसलिए अगर छोटी अमाउंट का भी फ्रॉड निकल तो समझ लीजिए कि इस तरह के छोटे छोटे और फ्रॉड भी हैं जो मिलके बड़े फ्रॉड हो जाएंगे। अब खुद सोचिए, अगर सीएफओ ने छोटा सा फ्रॉड किया एक एरिया में, तो क्या दूसरे एरियाज में फ्रॉड नहीं किया होगा? अगर हमारे सामने एक एरिया का फ्रॉड आ जाए तो हम ये अज्यूम कर लें बस इसी एरिया में था, बाकी और किसी जगह फ्रॉड नहीं है। नहीं, बाकी जगह पे भी हो सकता है। तो एग्री करते हैं, फ्रॉड इज ऑलवेज मटेरियल, चाहे अमाउंट स्मॉल क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ। फिर दूसरा नो क्लार। नो क्लार मैंने आपसे पहले भी इसको बताया, ये क्या है? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। जहां पे लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, उसकी वायलेशन हुई। लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन जब भी करेंगे ना आप, वो हमेशा मटेरियल है, मटेरियल है। जैसे हमारी लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। आईकैप कहता है कि हर साल मेंबर्स ने 18,000 रुपया फीस जमा करवानी है। अब ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 18,000 इमटेरियल है, इमटेरियल है। लेकिन अगर ये इमटेरियल अमाउंट जमा ना करवाएं, इसका इफेक्ट मटेरियल होता है। इफेक्ट क्या होता है? आईकैप लिस्ट ऑफ मेंबर से नाम खारिज कर देता है। हम अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कह सकते, और अगर प्रैक्टिस में किसी फर्म का, किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिटर भी पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं रहेंगे। तो मुझे ये बताइए, ये 18,000 की अमाउंट वाइज इमटेरियल है, क्वालिटेटिवली मटेरियल है। ठीक है? किस वजह से? क्योंकि इससे लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन हो रही है। इसी तरह अगर लॉ की वायलेशन हो, अगर लॉ की वायलेशन हो तो जहां पर कहीं क्वेश्चन में कह दे, देखिए एक टिप सुन लीजिए, टिप। केस स्टडी में, जिस केस स्टडी में भी उसने कह दिया ना कि किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन हुई है, किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन हुई है, आपके जहन में दो बातें आ जानी चाहिए।
एक तो ये कि ये वायलेशन मटेरियल है, चाहे अमाउंट जो मर्जी हो, ये मटेरियल है चाहे अमाउंट जो मर्जी हो। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट से ना बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं और लाइसेंस की फ़ीस होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को वो फ़ीस छोटी सी है, चाहे लाइसेंस की फ़ीस करे, लाइसेंस रिन्यू होगा नहीं, और अगर रिन्यू नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कर सकती कंपनी। ये लीगल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल है। तो जब कभी एग्जाम में लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन का जिक्र आ जाए, आपके समझ में दो बातें आ जाएं। पहली बात यह कि इसका इफेक्ट हमेशा मटेरियल होगा, चाहे अमाउंट स्मॉल की ना, और दूसरा मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होते हैं। भाई ये ऐसी मैनेजमेंट जो इलीगल एक्टिविटीज कर रही हो, आपके ख्याल में वो अच्छी मैनेजमेंट होगी? नहीं। तो दो, आपने मैनेजमेंट इंटेग्रिटी पे कमेंट करना है जब कभी वायलेशन हो, और दूसरी बात किस पे? मटेरियल। इमटेरियल समझ के इग्नोर नहीं करना। केस स्टडी में आपको इस तरफ लेके जाएगा कि इमटेरियल है, लॉ की वायलेशन है, तो क्या इमटेरियल है, इसको इग्नोर कर दो। आप कहेंगे इग्नोर किया, अनमोडिफाइड ओपिनियन, हालांकि गलत है। ठीक है। और इसी से मिलती जुलती एक और चीज है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से मिलती जुलती और चीज है डेट कोवेनेंट रिक्वायरमेंट। यहां पे कहीं लिखा होगा, किधर लिखा? हाँ, ये अफेक्टिंग की रेशो है डेट कोवेनेंट। डेट कोवेनेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। बाज़ औक़ात बैंक के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं ना, बैंक कुछ ना कुछ शर्तें अपनी जरूर रखता है। अगर हम उन शर्तों को ना माने या वायलेशन करें, बैंक कहता है मेरा सारा लोन मुझे वापस दे दो। ठीक है। उनमें से एक शर्त ये होती है कि आपके एसेट्स की जो करंट रेशो है, फॉर एग्जांपल करंट रेशो, वो इस 1.1 से कम नहीं होनी चाहिए, और डेट इक्विटी रेशो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। असल में रेशोज का मकसद ये होता है, बैंक इंश्योर करना चाहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास सफिशिएंट एसेट्स मौजूद हो, ताकि अगर आप लोन की किस्त पे ना करें तो आपके एसेट बेच दे। ऐसा ना एक तरफ बैंक से हम लोन ले लें, दूसरी तरफ एसेट सारे बेच दें, तो डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक क्या बेच के पैसे रिकवर करवाएगा? कुछ भी नहीं। तो बैंक ने कंडीशन रखी होती है। अब बैंक ने कहा 1:1 होनी चाहिए करंट रेशो। हमारे क्लाइंट की इस वक्त रेशो है 1:1.01:1, और एक मिस स्टेटमेंट है जिसकी अमाउंट स्मॉल है, लेकिन अगर उसको करेक्ट करें, यानी बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किए, इमटेरियल अमाउंट के बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किए, इमटेरियल अमाउंट की इन्वेंट्री एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अगर उसको बैड डेट को रिकॉर्ड करें, इन्वेंट्री को राइट डाउन करें एनआरवी पे, तो करंट रेशियो रिड्यूस होकर 0.98 पे आ जाती है, जो कि डेट की वायलेशन है। अब खुद बताइए, इन हालात में क्लाइंट ने वो रिकॉर्ड मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं की, अमाउंट वाइज स्मॉल है, बाय नेचर मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये आपके की रेशो को, अहम रेशो जो बैंक ने लिखी है, डेट कोवेनेंट में, डेट एग्रीमेंट में कंडीशन लगाई है, उसको वायलेट कर रही है। इसका मतलब अगर आप इसको ठीक करें तो रेशो कम हो जाएगी, बैंक अपना पूरे का पूरा लोन वापस मांग लेगा, जो कि अगर कंपनी वापस ना कर पाए, डेफिनेटली नहीं कर पाएगी, तो गोइंग कंसर्न का अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो बताइए, अगर किसी के साथ हमने अगर लॉ की, अगर लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन की, वो भी मटेरियल हो, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट की वायलेशन की, जो लोन एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो वो भी मटेरियल है अमाउंट वाइज। फिर कह रहा है डिस्क्लोजर आपको पता है होते ही अमाउंट वाइज मटेरियल है। भाई डिस्क्लोजर पे तो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं होता। क्लाइंट ने रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया, कैसे मिस स्टेटमेंट है ना, कैसे पता चलेगा इमटेरियल है कि मटेरियल है कि परवेसिव है? इसमें कौन सा 5% ऑफ प्रॉफिट लगेगा? 5% ऑफ प्रॉफिट तो अमाउंट्स पे लगता है, एबीसी पे थोड़ी लगता है। डिस्क्लोजर तो एबीसी में होते हैं। तो इसलिए डिस्क्लोजर्स जितने भी होंगे वो बाय नेचर मटेरियल है, जैसे रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर।
ठीक है। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसी क्लाइंट ने करेक्टली डिस्क्लोज नहीं की, मटेरियल क्या क्वांटिटेटिव बेसिस पे होगा कि क्वालिटेटिव, जो कि डिस्क्लोजर का ताल्लुक अमाउंट से होता ही नहीं है। नेक्स्ट, ऐसी स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स, ऐसी स्मॉल मिस्टेक, ये मेन हेडिंग है, ये इसके नीचे सब हेडिंग है A B C D E। ऐसी स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स जो प्रॉफिट को लॉस और लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। जैसे हमारा रिजल्ट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 नंबर इमटेरियल है, इमटेरियल नहीं भाई, जिसके 23 नंबर है उसके लिए तो 10 भी इमटेरियल है, लेकिन जिसके 48-49 मार्क्स हैं उसके लिए ये 1-2 नंबर। उसी तरीके से नॉर्मली हो सकता है मटेरियलिटी लेवल 1 लाख हो, लेकिन अगर लॉस है 10,000 का और 25,000 की मिस स्टेटमेंट है, करेक्ट करें तो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। असल में साइकोलॉजिकली प्रॉफिट या लॉस का होना ना, ये इन्वेस्टर के लिए बड़ा अहम सिग्नल होता है। तो अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट को लॉस में या लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, तो चूंकि वो डायरेक्शन ही चेंज कर देती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक तरह से पूरी पिक्चर ही चेंज कर देती है, तो हम उस मिस स्टेटमेंट को भी मटेरियल समझते हैं। किस मिस स्टेटमेंट को? जिसकी वजह से प्रॉफिट लॉस में या लॉस प्रॉफिट में, वो एक नंबर जो 49 वाले को 50 में या 50 वाले को 49 में ले जाए, वो वाला एक नंबर। हर एक नंबर मटेरियल नहीं है, लेकिन वो एक नंबर जो ये चेंज करता है वो मटेरियल है। इसी तरह हो हर 10-15 हजार वाली मिस स्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट जो प्रॉफिट को लॉस में, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, मटेरियल है। क्योंकि सिग्नल जो जाता है ना प्रॉफिट या लॉस का इन्वेस्टर को, ये है टेकिंग अबव और बिलो थ्रेशोल्ड। ये भी, इसकी भी यही एग्जांपल है। 50 नंबर को आप थ्रेशोल्ड समझ लें, तो ऐसी फिगर जो कि थ्रेशोल्ड से मुराद किसी लिमिट से, बेंचमार्क से ऊपर या नीचे ले जाए फिगर्स को। जैसे इसकी चलिए एक एग्जांपल है कि आपने शायद लॉ में पढ़ा, बल्कि ऑडिट में भी पढ़ा है हमने, कि 1 मिलियन से ज्यादा अगर किसी का शेयर कैपिटल है, उस कंपनी के लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड है। अच्छा, एक कंपनी का शेयर कैपिटल है 9,90,000, उसमें 20,000 की मिस स्टेटमेंट है जो अमाउंट वाइज इमटेरियल है, लेकिन अगर इसे करेक्ट करें तो ये 1 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है ना शेयर कैपिटल, उससे बढ़ जाएगा। अब बताइए ये 20,000 मटेरियल है कि नहीं? अमाउंट वाइज इमटेरियल, लेकिन बाय नेचर मटेरियल। ये है एग्जांपल। की रेशियोज की बात हमने कर ली। इफेक्ट डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, आपने काउंटिंग में शायद पढ़ा होगा, डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन को अलग से डिस्क्लोज करते हैं। लॉ में पढ़ा था, चले अलग से ये, लेकिन ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो अगर डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन गलत हो, इसमें गलती चाहे इमटेरियल क्यों ना हो, चूंकि ये सेंसिटिव डिस्क्लोजर है, इसलिए मटेरियल समझा जाता है। और लास्ट, इफेक्टिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ये भी अगर आपने लॉ पढ़ा ना तो आपको अंदाजा होगा, शेयर कैपिटल एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल है। आपने 100 रुपए का एक शेयर भी जनरल पब्लिक को इश्यू करना है ना, एक शेयर भी, तो आपने लॉ में पढ़ा होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है, कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है। तो शेयर कैपिटल में थोड़ी सी भी गलती, चूंकि इसको रेगुलेटर देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, शेयर कैपिटल इशू करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें थोड़ी सी भी अगर मिस स्टेटमेंट होगी शेयर कैपिटल के एरिया में, वो क्या होगी? मटेरियल, बाय नेचर, अमाउंट वाइज नहीं, बाय नेचर। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे ये बताइए, एक तो है रटे वाला पॉइंट, क्या मटेरियलिटी की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में क्या पूछेगा? मटेरियलिटी की डेफिनेशन ये पूछता, या क्वालिटेटिवली
मटीरियलिटी कैसे डिसाइड, ये पूछता है। केस स्टडी में इस कंसेप्ट को कैसे पूछेगा, वो आपको टोटल एसेट्स या टोटल प्रॉफिट की फिगर दे देगा जैसे हमने चैप्टर 4 में क्वेश्चन किए हैं, और कहेगा मटीरियलिटी कैलकुलेट करो और बताओ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा। और सम टाइम अमाउंट स्मॉल होती है, फिर बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने इनमें से किसी एक इंफॉर्मेशन को यूज किया होगा। अगर इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर आ गई तो याद रखें अमाउंट स्मॉल होने के बावजूद आप कहेंगे इफेक्ट मटेरियल है और क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने मटेरियलिटी की डेफिनेशन सीख ली, हमने ये सीख लिया कि ये मटेरियलिटी डिटरमिन कैसे करते हैं, एग्रीड। फिर हमने ये सीख लिया क्वालिटेटिव मटेरियलिटी किन केसेस में क्वालिटेटिवली मटेरियल होगी। ये सिर्फ आपने ये केसेस याद कर लेने हैं, यही केस टेस्ट करेगा, इसके अलावा बाहर में जाएगा। नेक्स्ट, यूजेस। मटेरियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑडिट में किया जाता है। किस स्टेज पे किया जाता है? ना ना, ड्यूरिंग ऑडिट नहीं, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट भी, ड्यूरिंग ऑडिट भी, एंड ऑफ द ऑडिट भी। आपने अभी तक जितना भी इस्तेमाल सीखा है वो सिर्फ एंड ऑफ द ऑडिट सीखा है, रिपोर्टिंग स्टेज पे। लेकिन ये प्लानिंग, स्टार्ट यानी प्लानिंग स्टेज पे भी, ड्यूरिंग यानी परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, और एंड यानी रिपोर्टिंग स्टेज पे भी मटेरियलिटी यूज की जाती है। एंड ऑफ द ऑडिट मटेरियलिटी लेवल यूज करते हैं, यस। किस लिए? मिस स्टेटमेंट्स का एग्रीगेट इफेक्ट देखने के लिए, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करने के लिए, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करने के लिए। हम मटेरियलिटी के यूजेस 3 स्टेजेस पे होते हैं, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। ड्यूरिंग ऑडिट किस लिए? प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। एंड ऑफ द ऑडिट किस लिए? एंड ऑफ द ऑडिट किस लिए? ओपिनियन देने के लिए। अच्छा, अब जरा इसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसके साथ ही मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी लिंक कर दूंगा। मटेरियलिटी के यूजेस क्या है? 3, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग एंड। स्टार्ट इसलिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन कौन से परफॉर्म करने, उसके लिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, ऑडिटर शैल असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसका मतलब है जब ऑडिटर रिस्क असेस कर रहा होगा ना, रिस्क असेसमेंट में, तो उसके सामने बहुत से रिस्क आते हैं, छोटे छोटे भी, बड़े बड़े भी। ऑडिटर कौन से वाले रिस्क को फोकस करता है? मटेरियल वाले को। तो कौन से रिस्क मटेरियल है, इसके लिए मटेरियलिटी लेवल होगा तो उसे पता चलेगा ना। तो मटेरियलिटी लेवल का पहला इस्तेमाल किस फेज में? प्लानिंग स्टेज में। दूसरा इस्तेमाल प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए। अच्छा, प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा इस्तेमाल एंड ऑफ द ओपिनियन दे देंगे। ऑडिटर क्या करता है? सारी मिस स्टेटमेंट को एग्रीगेट करके देखता है, इसका इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, या एडवर्स अगर परवेसिव भी हो तो, और अगर इमटेरियल इफेक्ट है अनमोड। इसका मतलब है रिपोर्टिंग स्टेज पे भी ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल चेक करता है। किस लिए? ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए, टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करने के लिए, ये देखने के लिए कि मिस स्टेटमेंट का एग्रीगेट इफेक्ट क्या है। रिस्क असेसमेंट स्टेज क्लियर, रिपोर्टिंग स्टेज में भी ऑडिटर मटेरियलिटी यूज करता है, क्लियर। अब आते हैं परफॉर्मेंस स्टेज। परफॉर्मेंस स्टेज पे भी मटेरियलिटी यूज होती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्विस्ट कहानी में, ट्विस्ट क्या? देखिए, मटेरियलिटी के यूजेस 3 हैं, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। लेकिन प्लानिंग और रिपोर्टिंग में यूज डिफरेंट है, परफॉर्मेंस में यूज डिफरेंट है। क्या सुने,
प्लानिंग में और रिपोर्टिंग में जो मटीरियलिटी यूज होती है ना उसे कहते हैं ओवरऑल मटीरियलिटी। लेकिन परफॉर्मेंस स्टेज पे प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए जो मटीरियलिटी यूज होती है उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब ये ओवरऑल मटीरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, ये कंसेप्ट है जो आज आपने सीखना है, आज आपने सीखना है। ठीक है, ये अगर सीख लिया ना इसके बाद बाकी चीजें कुछ भी नहीं रह जाती। बाकी ऐसा हाँ चैप्टर ही खत्म हो जाए, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए अभी तक, अच्छा खुद बताइए, अभी तक के लेक्चर में आपने सिर्फ ये चीजें नहीं सीखी हैं, बल्कि इनमें भी मैंने 2 एग्जाम्पल, एक ये और डेट वाली, ये पहले क्लास में दी हुई है। बाकी कोई नई चीज है तो बताए मुझे, कोई नई चीज नहीं तो फिर क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अगर समझ आ गई ना तो आप खुश हो जाएंगे। एग्जाम्पल, अच्छा मुझे ये बताइए, ये मेरे ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स जो डिस्कस कर लिए हैं कि यूजर बताना है, यूजर्स कौन से हैं, अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, ये बस उसे रूटीन के स्टेप्स पूछे हुए हैं, ये डिस्कस कर लिए और अभी कुछ डिस्कस कर लेंगे, परफॉर्म क्वालिटेटिव डिस्कस कर ले, बेंचमार्क की परसेंटेज की बात कर ली, यूजर्स की बात कर ली कि यूजर डिफरेंट होते हैं। ऐसे नहीं करें, अभी आधा घंटा हुआ है और अभी आ गया, तो एक्स्ट्रा क्लास का फायदा। हाँ 2:15 खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 10 अच्छा अभी मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल, कोई पढ़ा नहीं रहा, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल। एक मसला, भाई मसला खड़ा हो गया हमारा, क्या हुआ, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें प्रॉफिट है, फर्ज कीजिए कितना प्रॉफिट रखना है, 50,000, 50,000, ठीक। इसका मटीरियलिटी लेवल क्या होगा, 50,000 5, अब कैलकुलेट भी करो ना, कैलकुलेट करो, हाँ 50,000 का 5%, 2500। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये प्रॉफिट है 50,000 प्रॉफिट है और इसका मटीरियलिटी लेवल है 2500। इसमें इसको कहते हैं ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा ना, एंगेजमेंट पार्टनर रिपोर्ट पे साइन करने लगेगा, वो देखेगा टोटल मिस स्टेटमेंट कितनी है, उसे पता चलेगा पूरे ऑडिट में एक ही मिस स्टेटमेंट है, कितने की, 3,000 की। कौन सा ओपिनियन देगा, क्वालिफाई। ये है यूज ऑफ मटीरियलिटी इन रिपोर्टिंग स्टेज। और अगर 500 की 6 मिस स्टेटमेंट्स हैं तो भी मटीरियल क्वालिफाइड ओपिनियन। ये है एग्जांपल एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट। और ये रिपोर्ट देने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर वैल्यूएट कर रहा है, तो यह है यूज ऑफ मटीरियलिटी एट रिपोर्टिंग स्टेज। क्वेश्चन यह है, क्या जब टीम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रही होगी, प्रोसीजर परफॉर्मेंस स्टेज पे प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यही मटीरियलिटी लेवल सारे टीम मेंबर को यूज करना चाहिए या डिफरेंट? ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कंसेप्ट खड़ा है। अब देखते हैं कि अगर यही मटीरियलिटी लेवल यूज करते हैं तो क्या होता है। जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। पार्टनर के पास गए, पार्टनर से कहा सर आपने मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया है? पार्टनर ने कहा किया है। हमने कहा हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, हमें भी बताइए मटीरियलिटी लेवल क्या है। पार्टनर ने कहा क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? हमने कहा सर इसलिए ताकि प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए जो मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आए हम इवैल्यूएट कर लें मटीरियल है कि नहीं। अगर मटीरियल होंगी तो क्लाइंट को फौरन कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे करेक्ट करो। मटीरियल नहीं होगी तो कम्युनिटी वायरस शेड्यूल में डाल देंगे। पार्टनर ने कहा अच्छा ये काम वाकई परफॉर्मेंस स्टेज पे होता है, क्योंकि टीम का काम है मिस स्टेटमेंट ढूंढ के कम्युनिटी वायरस शेड्यूल में डाल दी जाए। पार्टनर का काम है एंड में कम्युनिटी वायरस शेड्यूल का टोटल करके देखना है
मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। पार्टनर ने 3 टीम मेंबर्स थे, हम तीनों गए, हमने कहा मेरे पास सेल्स का एरिया, इसके पास परचेज का, उसके पास एसेट्स का, मेरे पास इनकम है, उनके पास एसेट्स है, उनके पास लायबिलिटीज है, इसके पास एसेट कुछ भी नहीं है। हम सबको बताइए मटेरियलिटी लेवल क्या है। जरा गौर से सुनिएगा। एक मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए के जिम्मे थे फिक्स्ड एसेट्स का ऑडिट करना, मिस्टर बी के जिम्मे था सेल्स का ऑडिट करना, मिस्टर सी के जिम्मे था लायबिलिटीज का ऑडिट करना, या लायबिलिटी क्रेडिटर का, क्रेडिटर रेवेन्यू तो हो गया ना सेल्स में। गौर से सुनिएगा, इसी में कंसेप्ट छुपा हुआ है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का। पार्टनर इसको भी कहा 2500 मटेरियलिटी लेवल, इसको भी कहा 2500, इसको भी कहा 2500। इसने प्रोसीजर परफॉर्म किए, इसको 3000 की मिसस्टेटमेंट मिली, करेक्ट करवाएगा? करवाया तो इसका मतलब है खत्म होगी मिसस्टेटमेंट। इसको 2000 की मिसस्टेटमेंट मिली, करेक्ट करवाएगा? रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपके सामने मिस स्टेटमेंट हो ना, तो आपने इतनी मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड है कि रिमेनिंग का इफेक्ट इमटेरियल हो जाए। रिमेनिंग का इफेक्ट, अच्छा 2000 है, एक और मिस स्टेटमेंट आई, वो 1000 की थी, अब करवाए किसको? दोनों में से इतनी मिस स्टेटमेंट को कि रिमेनिंग का इफेक्ट इमटेरियल हो जाए। 1000 भी करवा सकता है, 2000 भी। फर्ज कीजिए उसने 1000 वाली करवा दी। अब क्या मिस्टर ए कह सकता है फिक्स एसेट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा, बाद में फंस जाएंगे आप। मिस्टर ए कह सकता है माई एरिया इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आगे चले, बी को 5000 की मिसस्टेटमेंट नजर आई, सही करवाएगा तो ऐसे हो जैसे कभी थे नहीं। उसको 1500 की मिसस्टेटमेंट नजर आई, नहीं कराएगा। क्या बी ये कह सकता है माई एरिया यानी सेल्स इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? कह सकता है। सी आ गया, 4000 की मिसस्टेटमेंट करवाएगा, 3000 की करवाएगा, 2000 की फिर इसके बाद 1500 की भी, कौन सी करवाएगा? कोई सी भी। उसने 2000 की करवा ली। अब क्या सी कह सकता है माई एरिया क्रेडिटर इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? अब सुनिए, तीनों भागे भागे हुश हुश पार्टनर के पास गए, पार्टनर ने तीनों को एक एक लगाई। क्यों? पार्टनर ने कहा भाईजान मैंने जो रिपोर्ट देनी होती है ना वो इंडिविजुअल एरिया पे नहीं देनी, एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी है। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, 2000 जमा 1500 जमा 1500 टोटल 5000 हो गया। 5000 पार्टनर कह रहा है इंडिविजुअली तो आप ये कह सकते हो, ये 2500 मटेरियल हो गया ना। पार्टनर कह रहा है इंडिविजुअली तो आप कह सकते हो माई एरिया इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन मैं कलेक्टिवली ये नहीं कह सकता कि माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसका मतलब यह हुआ सारी डिस्कशन से हमें एक बात समझ आई कि जो मटेरियलिटी लेवल पार्टनर ने रिपोर्ट देते हुए यूज करना है वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए इसको कहते हैं ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल। इसका स्मॉलर वर्जन, इसका स्मॉलर पार्ट यूज करना चाहिए मटेरियलिटी के तौर पे। एग्री करते हैं? फिर वापस चलें। अब ये तो साबित हो गया ना कि अगर सेम ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल परफॉर्मेंस स्टेज पे यूज करें तो ऑडिट गलत हो जाएगा। अब सुने तो फिर ऑडिट सही कैसे होगा? अगला सवाल ये है। अब की बार फिर तीनों गए, सर हमने सुना आपने मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया, हमें भी बताइए। पार्टनर ने कहा तुम्हें क्यों बताऊं? उन्होंने कहा सर हमने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उसमें जो मिस स्टेटमेंट सामने आएंगी इन्हें वैल्यूएट करना है। मटेरियल होंगी तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे करेक्ट करो, और मटेरियल नहीं है तो कम्युनिटी वायरल शेड्यूल में लिख देंगे। पार्टनर ने कहा अच्छा ठहरो अभी बताता हूं, इधर देखना ना, अभी उधर देखो, उधर 2500। ए को कहा ओ भाई इधर आओ, तुम्हारा मटेरियलिटी लेवल है 1000। बी वाले को
2500। भाई तुम्हारा मटेरियलिटी लेवल है 400 और तुम्हारा मटेरियलिटी लेवल है 1100। वैसे मैथमेटिकली पूरा होना लाजमी नहीं होता, क्योंकि जजमेंट की बेस में ना, जजमेंट की बेस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपने कहा 1100 तो मैंने कर दिया। अब देखिए, अब जरा अपनी जजमेंट को अप्लाई कीजिए। अब एक ही एरिया में मैक्सिमम अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितने की हो सकती है? 999 की। 1000 की होगी तो वो करेक्ट करवाए। इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम, इस सिचुएशन में ये तीनों भी कहेंगे कि हमारा एरिया फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और पार्टनर भी कहेगा माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये भी खुश, ये भी खुश। ये है सही तरीका। इससे हमें एक लेसन क्या मिला कि पार्टनर को चाहिए कि जो ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करे ना, ओवरऑल, जिसे सिर्फ मटेरियलिटी लेवल भी कहते हैं या ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल भी कहते हैं, वो छुपा के रखे। अपने टीम मेंबर को प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जो मटेरियलिटी लेवल बताना चाहिए ना उसे, वो ओवरऑल नहीं है, वो उसका स्मॉलर पार्ट होना चाहिए, वो उसका स्मॉलर पार्ट होना चाहिए। इसीलिए तो अब देखें, अब ऑडिट बिल्कुल ठीक हुआ ना। इसीलिए याद रखिए, मटेरियलिटी लेवल होता तीनों जगह पे यूज है। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, प्लानिंग में भी, परफॉर्मेंस में भी, रिपोर्टिंग में भी। लेकिन प्लानिंग और रिपोर्टिंग पे डिफरेंट लेवल यूज होता है मटेरियलिटी का। उसे कहते हैं मटेरियलिटी लेवल या ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल या मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। लेकिन परफॉर्मेंस स्टेज पे जो मटेरियलिटी जो वो डिफरेंट लेवल है। वो कौन सा लेवल है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब जरा समझ ले अल्फाज, अब कंसेप्ट समझ आ गया ना, अल्फाज फौरन क्लिक हो जाएंगे। देखे, कहता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? इट इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर। ऑडिटर ही करता है, ऑडिटर ही करता है। अभी कंसेप्ट सही खुल के सामने नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल मटेरियलिटी भी ऑडिटर ही सेट करता है। ये भी अमाउंट है जो ऑडिटर ही सेट करता है। आगे, लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो अमाउंट है जो ओवरऑल मटेरियलिटी से कम है। किस लिए? तो इसकी जरूरत किस लिए पड़ी? टू रिड्यूस रिस्टेट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। टू रिड्यूस द रिस्क। कौन सा? अच्छा, यहां पे देखिए स्टूडेंट गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि जैसे शायद ये लिखा हुआ है कि ता, इसका मतलब स्टूडेंट क्या पता क्या समझते हैं? सर ये लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक अमाउंट है जो ऑडिटर सेट करता है जो ओवरऑल मटेरियलिटी से कम है, ताकि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का टोटल मटेरियलिटी से एक्सीड हो जाए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका यह टू रिड्यूस द रिस्क के कहीं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इसलिए सेट किया जाता है कि कहीं अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का टोटल एग्रीगेट मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड ना कर जाए, ज्यादा ना हो जाए, इस कम ही रहना चाहिए। इस जैसे अगर देखें, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन ओवरऑल मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस द रिस्क। देखें, अगर इस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को यूज ना करते तो एग्रीगेट एक्सीड हो जाता था, लेकिन इस परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को यूज करने से एग्रीगेट क्या एक्सीड होता है? तो इसका मतलब है अगर आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को यूज करेंगे तो इससे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के एक्सीड होने का रिस्क कम हो जाएगा। अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी यूज करते हैं तो इन एरियाज की जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उनको इकट्ठा करके इन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का ओवरऑल मटेरियलिटी से एक्सीड होने का रिस्क कम हो जाता है। इसीलिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को याद किया गया। भाई बात समझ आई? फिर से पढ़ लेते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन। अमाउंट सेट बाय ऑडिटर लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल।
टू रिड्यूस रिस्क दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड। अच्छा, अनडिटेक्टेड सिर्फ रटे वाला पॉइंट है, एक्सीज मटे। इसमें एक और पैराग्राफ भी है, वो कभी भी नहीं, वो आपने रटा लगाना है। कसम है आपको, आपने उससे का मतलब मेरे से नहीं पूछना। किसका मतलब नहीं पूछना? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन में 2 पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ देखे समझाया, उसका एक एक लफ्ज समझाया सिवाय अनडिटेक्टेड के, एक समझाया ना जो जरूरी था, कंसेप्ट उसके ऊपर पूरा हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में वो हमसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की डेफिनेशन पूछे तो क्या करना है? बता देंगे। और ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मेरा एक स्टूडेंट था, फर्स्ट टाइम दर उसका पहला पेपर जो रुका वो ऑडिट का था, पूरे कैफ में। किसकी वजह से नहीं? अच्छा, वजह सुनना। और उसके मार्क्स आए थे 48। ये मैंने खुद देखा है, खुद। बाज़ का तो स्टूडेंट खुद ही कहते ना कि सर मेरे 48 49 आए, 24 26 होते। 48 मार्क्स। उसने कहा सर एग्जाम में एक 3 नंबर की डेफिनेशन आई थी, वो नहीं मैंने की। वो कौन? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और आपने भी इंश्योर करना है कि अगर 3 नंबर के साथ तो दोनों पैराग्राफ लिखे। ये ना हो पहला पैराग्राफ लिखें वो 1.5 नंबर दे दे, वो फिर भी 50 से कम हो। दोनों पैराग्राफ क्लियर। अब बताइए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, ये बताइए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमिन कैसे होती है? अच्छा चले, नहीं ठीक है, पढ़ाता नहीं, कंसेप्ट तो नहीं। नहीं चले ठीक, नहीं रहने देते। आपने कहा नहीं तो फिर नहीं। देखें, आपने इतनी बात मानी मेरी, मैंने कहा एक्स्ट्रा क्लास, आपने कहा हाजिर, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। लेकिन ये जहन में रख लें कि आपने पढ़ क्या कुछ लिया, ये तो बता दूं ना। ये ना घर जाके पूरा चैप्टर याद कर लें आप, जो नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, 6 और 8, 7 नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा और 8 का हाफ भी नहीं पढ़ा। हाँ वो है, हाँ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं पढ़ा। भाई मटीरियलिटी कैलकुलेट की है आपने, तो इसको डॉक्यूमेंट करना है कि नहीं करना? अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग सवाल बताएं। मटीरियलिटी में सिर्फ अमाउंट फाइनल मटीरियलिटी की वो डॉक्यूमेंट करेंगे कि उसका फार्मूला भी लिखेंगे? अच्छा, सिर्फ ओवरऑल मटीरियलिटी डॉक्यूमेंट करेंगे कि परफॉर्मेंस भी? तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर मटीरियलिटी रिवाइज हो जाए तो डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है? ओवरऑल मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, उनका फार्मूला, और अगर रिवीजन हुई है तो वो नहीं बाकी नहीं करना ना नहीं आपने खुद कहा ज्यादा। देखें, खुद जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक चीज, ये मेरी जिम्मेदारी। रिवीजन नहीं पढ़ाया ना तो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? वो आपने खुद से पढ़ ले, लेकिन मैंने अपना भी फर्ज अदा करना है, पढ़ाऊंगा जरूर। इसी तरह परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है वो भी कल पढ़ेंगे। हाँ, ये भी परफॉर्मेंस मटेरियल, अगर इजाजत दे तो पढ़ा दो। अच्छा चलें, नहीं सिर्फ 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ओवरऑल मटेरियलिटी के लिए मैथमेटिकल फार्मूला लगा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, अच्छा मुझे याद आया इससे, ये ऐसे ही नहीं है जैसे कॉस्ट काउंटिंग में एफओएच की एलोकेशन होती थी, ये वैसे नहीं है। वो कह रहा है ये इत्तेफाक से इक्वल आ गया क्योंकि आपने फिगर लिखवाई थी, वरना प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करती है। वो किसी एरिया में कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी।
लेकिन जजमेंट भी आइडल की हवाई नहीं होती। जजमेंट भी किसी ना किसी बेसिस पे डिपेंड कर रही होती है। जजमेंट भी किसी ना किसी। अच्छा, आखिरी अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया ना तो समझ लीजिए आपने आज के लेक्चर का हक अदा कर दिया, लेकिन आप जवाब दे नहीं पाएंगे। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद लेक्चर खत्म। इसका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 1000, इसका 400। आइडर की जजमेंट है, लेकिन जजमेंट डिपेंड कर रही होती है कुछ चीजों पे, जैसे रिस्क, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। मुझे बताइए, इसका मटेरियलिटी है 1000, इसका 400, दोनों का मटेरियलिटी फर्क क्यों है? क्योंकि किसी एक में रिस्क कम होगा, एक में ज्यादा होगा। जजमेंट है। बताइए किस में रिस्क ज्यादा है? हाँ, शाबाश। हमने ये स्टडी किया था, रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कहीं पे रिस्क ज्यादा है तो मटेरियलिटी लेवल कम, और अगर रिस्क कम है तो मटेरियलिटी लेवल। तो याद रखें, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को हम मैथमेटिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि अपनी जजमेंट के लिहाज से देखते हैं। जिन एरियाज में रिस्क ज्यादा हो वहां पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कम। इसमें सेल्स में रिस्क ज्यादा है, और जहां पे रिस्क कम हो ज्यादा होगी। और आखिरी क्वेश्चन, आपको कैसे पता चला इसमें रिस्क कम है इसमें ज्यादा है? कैसे पता चला उसमें रिस्क कम है उसमें ज्यादा है? कैसे पता चला? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, पास्ट एक्सपीरियंस से। पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला भाई, पता चला कि नहीं पता चला? अच्छा, चलिए, तो ये हमारे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट था। अब हमने सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, और शर्मिंदा करेंगे और। नहीं तो अगर आप इतना इसरार करते हैं तो कल क्लास रख लेते हैं। नहीं भड़काना, भड़का रहा हूं मैं? अच्छा, खुद बताए, आज के पूरे 1 घंटे के लेक्चर में जो नई नहीं, मैं बताता हूं नई चीज क्या थी। सिर्फ ये वाली लिस्ट नहीं थी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कंसेप्ट नया था, बिल्कुल। और ये टोटल मिला के आधा सफा भी नहीं बनता, आधा सफा भी नहीं बनता। वो तो वैसे ही आदत है ना कि कंसेप्ट को डिस्कस करना है तो डिटेल में। तो आप समझते हैं सर मुसलसल 1 घंटा बोलते रहे तो पता नहीं क्या कुछ पढ़ा दिया है। और घर जाके देखेंगे आपको 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो भी छोटे छोटे हैं, तीनों मिल मिला के एक सफा भी नहीं बनेगा। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।